नमस्कार दोस्तों, वाईएस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 41 लेकर आए हैं, जो कि जीएमयू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। स्पेशल के जीएमयू के लिए ये क्लास है दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होने का कॉमन कारण क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है दोस्तों। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। प्रेगनेंसी के अंदर कॉमन कॉज होने का कारण पूछा है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का। तो क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर गैस कीजिए। तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपका रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन पे दबाव के कारण कॉन्स्टिपेशन होने का ज़्यादा चांस रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। यहाँ पर लेक ऑफ फ्लूइड इनटेक का कोई कंसेप्ट नहीं है। डिक्रीज फाइबर इनटेक, यानी फाइबर लेने या ना लेने से मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, या फिर लेक ऑफ एक्टिविटी करने या करने से कॉन्स्टिपेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर इंटेस्टाइनल जो हमारी आंतें होती हैं उनको लेके कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियल एंड एपिकल पल्स इज टर्म्ड एज। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि रेडियल और एपिकल पल्स के अंदर डिफरेंस पूछा गया। दोस्तों क्या डिफरेंस होता है, मतलब रेडियल और एपिकल पल्स को आप कैसे पहचानेंगे कि ये हाथ लगाते ही, आपने पेशेंट को हाथ लगाया, हाथ लगाते ही पता चल गया कि रेडियल है या एपिकल पल्स है, कैसे पता आपको, क्या बोलते हैं उसको। डिफरेंस पूछा दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन, जो उनके बीच का जो अंतर होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं। आंसर गैस कीजिए दोस्तों। उसको बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पल्स डिफिसिट। जो पल्स प्रेशर होता है दोस्तों, पल्स प्रेशर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो अंतर होता है उसको हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। और जो रेडियल एंड एपिकल्स पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं पल्स डिफिसिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ए टाइप ऑफ हीट लॉस दैट अकर्स व्हेन द हीट इज डिसिपेटेड बाय एयर। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एक प्रकार की उष्मा यानी हीट, एक प्रकार की हीट उष्मा हानि जो तब होती है जब उष्मा वायु द्वारा नष्ट होती है, यानी एयर के द्वारा जब नष्ट होती है। वो सा कौन सा कंसेप्ट है दोस्तों, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या एवापोरेशन। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने। तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपका कन्वेक्शन, ऑप्शन इज ए राइट आंसर, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। कन्वेक्शन का मतलब होता है जो एयर से जो एयर मूवमेंट जो होती है दोस्तों, एयर मूवमेंट से जो हीट लॉस होती है उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और अगर कंडक्शन की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से हीट लॉस होती है दोस्तों। इसमें परसेंटेज भी होती है दोस्तों। अगर कन्वेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर 27% हीट लॉस होती है,
और अगर कंडक्शन की बात की जाए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर जो हीट लॉस होती है इसमें 3% हीट लॉस होती है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है दोस्तों रेडिएशन के अंदर 60%। और अगर एवापोरेशन की बात की जाए तो ये दोस्तों वाटर के अंदर हीट का वेपराइजेशन होता है दोस्तों, जिसे हम वाष्प बोलते हैं दोस्तों। वाष्प जो जैसे समुद्र वगैरह में जो ऊपर से वाष्प जो होती है, जो हीट लॉस होती है, जो वाष्प पानी के ऊपर से बिल्कुल उड़ती हुई आपको दिखाई देती है, वाटर के अंदर हीट का वेपराइजेशन, और इसमें 30% हीट लॉस होती है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है दोस्तों। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा हीट लॉस कहाँ होती है, तो वो रेडिएशन के अंदर होती है दोस्तों, 60% होती है दोस्तों। और हमारा जो राइट आंसर जाता है दोस्तों, जो एयर से जो हीट लॉस होती है दोस्तों वो होता है कन्वेक्शन। और ये कितनी परसेंटेज बताया था मैंने आपको, 27%। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डाटा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, एक होता है, आपने स्कूल टाइम में ही पढ़ा होगा दोस्तों, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा। एक ऑब्जेक्टिव डाटा और एक सब्जेक्टिव डाटा। तो ये कौन सा डाटा है दोस्तों, आपको बताइए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों जो हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट के अंदर। ऑब्जेक्टिव डाटा की बात की जो हम पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें दिखाई देता है पेशेंट के अंदर, ये कि पेशेंट को ये बीमारी है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। और एक होता है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों जो पेशेंट हमें बताता है, जो हम फील नहीं करते हैं, पेशेंट हमें बताता है। तो इस यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमें पेशेंट को देखते ही पता चल जाएगा, दिए गए ऑप्शन के दौरान, जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के दौरान हमें देखते ही पता चल जाएगा कि पेशेंट को ये कंडीशन है, उसको हम ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। डिजीनेस, चेस्ट पेन, एंजाइटी, ब्लू नेल्स। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। यहां पर अगर राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों, तो राइट आंसर बनता है आपके सामने ऑप्शन डी, ब्लू नेल्स। ब्लू नेल्स एक ऑब्जेक्टिव डाटा है दोस्तों। ये ब्लू नेल्स जो होता है ये साइनोसिस के कारण होता है, और जो ब्लू नेल्स होते हैं दोस्तों ये हमें देखते ही पता चल जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव डाटा हुए दोस्तों। ये डिजीनेस, चेस्ट पेन, एंजाइटी, ये सब दोस्तों सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू आइडेंटिफाई अर्ली ब्रेस्ट कैंसर लंप्स। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का जो पेशेंट है दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर लंप का जो पेशेंट है दोस्तों, वो अर्ली पहचानना है। तो कैसे पहचानोगे दोस्तों, कैसे पहचानोगे दोस्तों। ब्रेस्ट कैंसर लंप्स का जो पेशेंट है उसको हमें अर्ली पहचानना है। आइडेंटिफाई अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कैसे पहचानोगे, कौन सा मेथड होगा जिससे आप पहचान जाओगे दोस्तों कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, उसको हम पहचानना है। कैसे पहचानोगे दोस्तों, अर्ली मतलब पहले, कैंसर होने से पहले आपको पहचान लेना कि इसको कैंसर हो सकता है। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों आपके सामने बनता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कि मंथली अपनी ब्रेस्ट का जो सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, उसके अंदर ही आप अर्ली ब्रेस्ट कैंसर लंप्स को पहचान सकते हो। यहाँ पर मेमोग्राफ एवरी 3 ईयर्स या ईयरली चेकअप परफॉर्म्ड बाय फिजिशियन, या अल्ट्रासाउंड करवाओ हर 3 साल में, तो उससे आप अर्ली नहीं पहचान पाओगे। यहाँ पर आप सेल्फ एग्जामिनेशन करोगे, मंथली पेशेंट अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करेगा ब्रेस्ट का, तभी आप अर्ली ब्रेस्ट कैंसर लंप्स को पहचान पाओगे। उसमें पेशेंट बताएगा आपको कि अर्ली सेल्फ में कि वो कंडीशन ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टोमी इफ ए चाइल्ड वॉमिट्स विद ब्राइट रेड ब्लड,
व्हाट वुड बी इनिशियल नर्सिंग एक्शन। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक मरीज है जो कि बच्चा है और बच्चे की टॉन्सिल की सर्जरी हुई है दोस्तों, और उस मरीज को उल्टी हो रही है, और उल्टी कैसी हो रही है दोस्तों, ब्राइट रेड ब्लड। ब्राइट रेड का मतलब होता है दोस्तों गहरे लाल खून की उल्टी आ रही है। तो नर्स का इनिशियली नर्सिंग एक्शन, फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा दोस्तों नर्स का, यानी एक पेशेंट है, एक बच्चा है जिसकी टॉन्सिलेक्टोमी यानी टॉन्सिल की सर्जरी हुई है और उसको गहरे लाल रंग की वोमिटिंग हो रही है, तो नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या रहेगा दोस्तों। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने, गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टर्न द चाइल्ड टू द साइड। उस बच्चे को जैसे ही वोमिटिंग आ रही है, गहरे लाल रंग की जो वोमिटिंग आ रही है, उसको आप बच्चे को साइड पोजीशन में कन्वर्ट करवा दोगे, टर्न द चाइल्ड टू द साइड, यानी बच्चे को आप साइड में पेशेंट को टेढ़ा कर दोगे ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करे। एस्पिरेट वाली कंडीशन में, क्योंकि बच्चा है, बच्चा एस्पिरेट करने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए बच्चे को आप पहले साइड लाइन पोजीशन दोगे, उसके बाद आप डॉक्टर साहब को इंटीमेट करोगे। और एंटीमेथिक वॉटेवर ये थर्ड कंसेप्ट बनता है दोस्तों, और एनपीओ तो पेशेंट को वैसे बाद में आपको रखना ही होता है दोस्तों। ये तो 4 नंबर की प्रायोरिटी आ गई, ऑप्शन डी। फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है बच्चे को साइड लाइन पोजीशन दोगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड आप डॉक्टर साहब को इंटीमेट करोगे, थर्ड नंबर पर आप एंटीबायोटिक वगैरह यूज करोगे, 4 नंबर पर आप पेशेंट को एनपीओ करोगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट शुड नॉट बी मिक्सड विद। सोडियम बाइकार्बोनेट जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, उसको आप किसके साथ मिक्स नहीं कर सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन की बात हुई है दोस्तों यहाँ पर, कि आप उस इंजेक्शन को किसके साथ मिक्स नहीं कर सकते हो। नॉर्मल सलाइन के साथ, 5% डेक्सट्रोज के साथ, कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ, या फिर रिंगर लैक्टेट जिसको हम आरएल बोलते हैं उसके साथ, किसके साथ आप मिक्स नहीं कर सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो आप मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, उसको आप कभी भी कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ आप डिजोल्व नहीं कर सकते, उसके साथ आप मिक्स नहीं कर सकते, उसके साथ मिक्स करके आप नहीं लगा सकते हो दोस्तों। नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके लगा सकते हो 5% डेक्सट्रोज में, या रिंगर लैक्टेट आरएल में आप मिक्स करके सोडियम बाइकार्बोनेट को आप लगा सकते हो, लेकिन आप कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ मिक्स करके नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसके साथ अगर मिक्स करके लगाओगे तो पेशेंट को रिएक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, रिएक्शन रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के इंजेक्शन को कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ आप मिक्स कर नहीं लगा सकते हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। के बाइंड इज गिवन फॉर ए पेशेंट विद। के बाइंड के बारे में पूछा दोस्तों। के का मतलब होता है दोस्तों पोटासियम, और बाइंड का मतलब होता है दोस्तों बांध लेना, यानी पोटासियम को बांध लेना, पोटासियम को रोक लेना, बांध लेना। किस पेशेंट इज गिवन फॉर ए पेशेंट विद, किस पेशेंट पर आप यूज करोगे के बाइंड। के बाइंड जो होता है दोस्तों वो किस पेशेंट पर आप यूज करोगे, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया। दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर पोटासियम की बात हुई दोस्तों, तो आंसर आपके सामने दोस्तों 2 ही बचेंगे, आप आंसर गैस कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया के का मतलब होता है दोस्तों पोटासियम, तो हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब दोस्तों यहाँ पर दोनों सोडियम से रिलेटेड हैं। हाइपरनेट्रीमिया में सोडियम ज़्यादा है, हाइपोनेट्रीमिया में सोडियम कम है, तो यहाँ पर पोटासियम की बात हुई है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए दोस्तों गलत। ऑप्शन सी और डी में एक आंसर बचता है दोस्तों, वो आप गैस कीजिए, हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया।
किस पर यूज़ करोगे आप? हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट पर यूज़ करोगे या हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट पर यूज़ करोगे? पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू बताता हूँ दोस्तों आपको, 3.5 टू 5.1 मिलीक्वेंट पर लीटर, 3.5 टू 5.1 मिलीक्वेंट लीटर, ये होती है पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू। और यहाँ पर अगर के बाइंड हम यूज़ करते हैं दोस्तों, वो करते हैं हम हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो, उसमें हम के बाइंड वाली ड्रग वगैरह यूज़ करेंगे जो पोटाशियम को बांध कर रखेगी। पेशेंट जो भी पोटाशियम होगा, जो नॉर्मल पोटाशियम हो उतना बांध के रखेगी, बाकी को बाहर भेज देगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों। सॉरी दोस्तों। A patient with acute asthma showing inspiratory and expiratory wheezes and a decreased forced expiratory volume should be treated with which class A medication right away? दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, ध्यान से समझना दोस्तों। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट है जो एक्यूट अस्थमा का पेशेंट है, एक्यूट मतलब ताज़ा अस्थमा का पेशेंट है, और वो सांस लेते वक्त भी, और इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी का मतलब होता है दोस्तों लेते वक्त भी और छोड़ते वक्त भी विजिस का मतलब वो दोस्तों सीटीसी बज रही है। उस पेशेंट को सांस लेता है तब भी सीटीसी बज रही है, और सांस छोड़ता है तब भी सीटीसी बज रही है। डिक्रीज फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, और दोस्तों सीटीसी बज रही है, सीटी जैसी आवाज़ निकल रहा है। डिक्रीज फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, इसका मतलब दोस्तों जो वो गहरी सांसें जो ले रहा था, जो गहरी सांसें वो ले रहा था, वो भी कम हो गई हैं दोस्तों, डिक्रीज हो गई नहीं, कम हो गई हैं। बी ट्रीटेड विद विच क्लास ऑफ मेडिकेशन राइट अवे, उसमें आप कौन सी क्लास की मेडिकेशन सबसे ज़्यादा, सबसे राइट अवे का मतलब होता है सबसे फर्स्ट यूज़ करोगे, सबसे जो अच्छी दवाई होगी कौन सी होगी? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, कौन सी मेडिकेशन आप उसमें यूज़ करोगे? ब्रोंकोडाइलेटर, बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर, इनहेल्ड स्टेरॉयड, ओरल स्टेरॉयड। देखो दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर दोस्तों क्या होता है, जो भी पेशेंट होता है जो एक्यूट अस्थमा का है और जिसको विजिस जैसी प्रॉब्लम्स हैं, और उसको जो गहरी सांसें जो ले रहा था वो भी कम हो गई हैं, उसमें आप पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर दवाई दोगे, बिल्कुल दोगे सर। और यहाँ पर अगर बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर की बात की जाए तो ये हम बिल्कुल भी नहीं देंगे दोस्तों। और यहाँ पर इनहेल्ड स्टेरॉयड ये तो बिल्कुल देते हैं दोस्तों। और अगर ओरल स्टेरॉयड की बात की जाए तो ये भी हम ज़रूर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गए दोस्तों, आप ब्रोंकोडाइलेटर भी दोगे, इनहेल्ड स्टेरॉयड भी दोगे, ओरल स्टेरॉयड भी दोगे। लेकिन यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, वो क्या जाएगा आपके सामने? यहाँ पर विजिस की बात हुई है दोस्तों, और जो गहरी सांसें जो ले रहा था वो भी कम हो गई दोस्तों। यहाँ पर हम इनहेल्ड स्टेरॉयड और ओरल स्टेरॉयड की बात की जाए तो ये देते हैं दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन जब होता है उसमें हम ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर राइट अवे की बात की जाए, मेडिकेशन राइट अवे की बात की जाती है, तो सबसे पहले हम ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स हम उनको देंगे, उनको ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स हम अवेलेबल कराएंगे पेशेंट को, जिसके अंदर विजिस या डिक्रीज फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की जो प्रॉब्लम है वो हम सबसे पहले ब्रोंकोडाइलेटर नाम की ड्रग्स उनको अवेलेबल कराएंगे पेशेंट को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों। द इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट टू बी इंक्लूड इन द डिस्चार्ज प्लान ऑफ ए चाइल्ड विद क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एक बच्चा है जिसको क्या हो गया है, उसका होठ कट गया है, और उसका होठ का मतलब दोस्तों क्लिप्ड लेफ्ट का मतलब होता है होठ कट जाना दोस्तों, और पैलेट का मतलब होता है उसका जो तालू होता है, जो हमारी जो जीभ होती है दोस्तों, उसके नीचे जो तालू होता है, उसका जो तालू है वो भी बिल्कुल खुला हुआ है दोस्तों। तो उस पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम आप क्या प्लान करके दोगे? उस बच्चे को, उस चाइल्ड को, उस बच्चे को डिस्चार्ज के वक्त आप क्या प्लान करके दोगे पेशेंट को, जिसका होठ भी कटा हुआ है और तालू भी खुला हुआ है? तो उसको आप क्या
डिस्चार्ज के टाइम क्या प्लान करोगे, क्या प्रायोरिटी दोगे कि उस पेशेंट को हम ये देंगे कि भाई इस पेशेंट को ये दिक्कत ना हो, कि हम वो प्रायोरिटी पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम उनको बताकर भेजेंगे। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, आप राइट आंसर गैस कीजिए, तब तक मैं आपको कुछ और बताता हूँ। क्या होता है दोस्तों, जो लिप की जो सर्जरी होती है, क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं चीलियोप्लास्टी। और ये कब होती है दोस्तों, जब बच्चा 3 से 6 मंथ का होता है, उसके बाद ही ये सर्जरी हो सकती है दोस्तों। और जो पैलेट होता है दोस्तों, जो पैलेट की जो सर्जरी होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं प्लेटोप्लास्टी। और ये कब होती है दोस्तों, ये 12th मंथ पर होती है। जब 12th मंथ का बेबी हो जाता है, उसके बाद ही हम ये सर्जरी करते हैं। और एक होता है दोस्तों रूल ऑफ 10, जो क्लेफ्ट लिप वाली सर्जरी में हम इसका यूज़ करते हैं। क्लेफ्ट लिप सर्जरी जो होती है उसमें हम रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम 3 चीज़ें मोस्टली ध्यान में रखते हैं दोस्तों। जो सबसे पहली है, बच्चे का वजन 10 lbs वेट होना चाहिए बिल्कुल, सॉरी दोस्तों। दूसरा, जो HB होना चाहिए वो 10 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, 10 ग्राम होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। और जो एज होती है दोस्तों, वो बच्चे की 10 वीक से ऊपर होनी चाहिए। और अगर सर्जरी के बाद की अगर पोजीशन की हम बात करते हैं, क्लेफ्ट लिप के अंदर सर्जरी की पोजीशन की बात करते हैं सर्जरी के बाद की, तो सबसे पहली क्या होती है दोस्तों, पोजीशन आप दोगे सुपाइन। और अगर दूसरी पोजीशन एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप प्रोन पोजीशन भी इसमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर पूछता है तो वो होती है दोस्तों सुपाइन पोजीशन। और अगर सेकंड पूछ ले तो वो होगी दोस्तों प्रोन पोजीशन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का जो पेशेंट है उसको आप डिस्चार्ज के टाइम क्या प्लान करोगे। जो मैंने आपको पोजीशन बताई है उनको देखते हुए दोस्तों आपको कुछ तो समझ आया होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन सप्लीमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर विटामिन बच्चे को दे या ना दे, उससे क्लेफ्ट लिप या पैलेट वाली सर्जरी को कोई लेना देना नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया दोस्तों गलत। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए, एप्लीकेशन ऑफ स्टेरॉइड ड्रेसिंग ओवर द लिप, यहाँ पर ओवर द लिप सर्जरी की ड्रेस, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ओवर द लिप यानी जो होठ है उसके ऊपर दोस्तों स्टेरॉइड ड्रेसिंग का कोई मेथड कंसेप्ट यहाँ पर नहीं बनेगा दोस्तों डिस्चार्ज प्लान के वक्त। एडहेरेंस टू एंटीबायोटिक थेरेपी, ये तो दोस्तों जब होता है जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट है तब तक आप एंटीबायोटिक दो, डिस्चार्ज के टाइम तो एंटीबायोटिक का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं बनता है। तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट फीडिंग पैटर्न, यानी बच्चे का जो फीडिंग पैटर्न है उसको सुधारना होगा। क्यों सुधारना होगा दोस्तों, देखो एक तो बच्चे का होठ कटा हुआ है, दूसरा पैलेट यानी तालू भी खुला हुआ है। अगर होठ भी कटा हुआ और तालू भी खुला हुआ दोस्तों तो बच्चे की सकिंग पावर कम हो जाती है दोस्तों। अगर सकिंग पावर कम होगी तो बच्चा जैसे ही दूध पिएगा वो एयरवे के अंदर जा सकता है, और एयरवे के अंदर जाएगा दोस्तों तो बच्चा एस्पिरेट हो जाएगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले आप बच्चे का जो फीडिंग का जो पैटर्न है उसको आप सुधारोगे, उसके बाद ही आप उसके आगे विटामिन सप्लीमेंट वगैरह, ये आगे एंटीबायोटिक थेरेपी, ये सब बाद के कंसेप्ट बनेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप बच्चे के फीडिंग पैटर्न को सुधारोगे ताकि बच्चा एस्पिरेट ना करे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 41 थी। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 42 लेकर आएंगे, जो स्पेशल अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों KGMU और UPPSC का, उसके दोनों के लिए ये ही क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर या एनी अदर आपको कोई भी क्वेरी लगती है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं। हम आपके आंसर का जवाब आपको ज़रूर देंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।